एक व्यस्त बाजार में सुनैना देवी रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी में मीठे पके हुए आम बेच रही थीं। उनकी दो बेटियां थीं जिन्हें उन्होंने बहुत लाड प्यार से पाला था। बड़ी बेटी आहाना वर्मा देश की सीमा पर सेना में एक अधिकारी थी और छोटी श्रुति वर्मा उसी शहर की जिलाधिकारी डीएम थी। सुनैना देवी को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व था। जब भी कोई उनसे पूछता, बहन आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वह कहती, एक देश की रक्षा करती है और दूसरी जिले की। लेकिन सुनैना देवी आज भी कभी कभी बाजार में आम बेचने बैठ जातीं और यह बात उन्होंने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताई। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और सीधे सुनैना देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने टोकरी से एक आम उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। सुनैना देवी थोड़ी घबरा गईं और बोलीं, साहब आम मीठे हैं, आप चाहें तो मैं तौल दूं। विक्रम शर्मा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 1 किलो। सुनैना देवी ने कांपते हाथों से आम तौलकर एक पॉलीथीन में दे दिए। विक्रम ने पैकेट लिया, फिर से एक आम निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तुमने? एकदम बेस्वाद, आम मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। सुनैना देवी घबराकर बोलीं, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा छक्कर देख लीजिए। लेकिन विक्रम शर्मा हंसते हुए बोला, चुप, तेरे आम का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? सुनैना देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब बहुत मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। ये सुनते ही विक्रम शर्मा का गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे आम सड़क पर, गाड़ियों के नीचे और नाली में बिखर गए। सुनैना देवी हक्की बक्की रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थीं। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। विक्रम शर्मा ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने सुनैना देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का आर्यन ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वह सुनैना अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि सुनैना अम्मा की एक बेटी सेना में है। उसने कहीं से उनका नंबर ढूंढा और तुरंत वह वीडियो आहाना वर्मा के व्हाट्सएप पर भेज दिया। नीचे एक छोटा सा संदेश लिखा, आहाना दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच सीमा की एक चौकी पर आहाना वर्मा अपनी राइफल साफ कर रही थीं। तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उन्होंने वीडियो चलाया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, आहाना के चेहरे का रंग बदलता गया। उनकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा को अपनी मां की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनकी मां, जिन्होंने उन्हें और उनकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थीं और लोग तमाशा देख रहे थे। उनके अंदर का फौजी जाग उठा। उनका मन किया कि अभी यहां से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच लें। उन्होंने अपने दांत भींच लिए। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उन्होंने तुरंत वह वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम श्रुति वर्मा को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उन्होंने श्रुति को फोन लगाया। श्रुति उस समय अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थीं। उन्होंने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। आहाना की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। श्रुति ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी मां, उनकी प्यारी मां, सड़क पर बिखरे आमों के लिए रो रही थीं। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उनकी मां की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। श्रुति की आंखों में भी आंसू आ गए,
लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह एक डीएम थीं, उन्हें भावनाओं में बहने का हक नहीं था। श्रुति ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनते ही अहाना फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूं, छुट्टी लेकर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। श्रुति ने नरम आवाज में कहा, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। यह मेरा इलाका है। यह लड़ाई मैं लड़ूंगी। मां को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। अहाना कुछ देर चुप रहीं। वह अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थीं। वह बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। श्रुति ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब यह मेरा काम है। और उन्होंने फोन काट दिया। उन्होंने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। श्रुति अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उन्होंने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा सलवार सूट पहन लिया। वह अपनी मां के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थीं, डीएम बनकर नहीं। जब वह घर पहुंची तो सुनैना देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वह घबरा गईं। श्रुति, तू यहां? सब ठीक तो है? श्रुति कुछ नहीं बोली। वह बस अपनी मां के पास गईं और उन्हें कसकर गले लगा लिया। मां की गोद में सिर रखकर वह अपने आंसू नहीं रोक पाईं। मां, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सुनैना देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वह पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात। आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूं। श्रुति ने अपनी मां के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं हैं मां, आपकी बेटी इस जिले की मालकिन है। मैं वादा करती हूं कि जिसने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। सुनैना देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वह बस चुपचाप उन्हें देखती रहीं। उस रात श्रुति ने एक पूरा प्लान बनाया। वह जानती थीं कि अगर वह डीएम बनकर थाने जाएंगी तो सारे पुलिस वाले उनके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उन्होंने एक पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम अमित को फोन किया। अमित, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूं और यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। अमित ने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। श्रुति बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक एफआईआर लिखवाने जा रही हूं, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूं कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अमित ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। श्रुति ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। श्रुति ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। श्रुति ने एक साधारण सा पीले रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। एक हवलदार ऊँग रहा था और इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा और एसएचओ नीरज चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। श्रुति डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ नीरज ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उन्होंने इंस्पेक्टर का नाम लिया, विक्रम शर्मा चौकन्ना हो गया। उसने श्रुति को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ना नाम लिया? विक्रम शर्मा चौकन्ना हो गया। उसने श्रुति को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला के आम की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूं। श्रुति ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। यह सुनते ही विक्रम और नीरज जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल, भाग यहां से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। श्रुति ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा। लेकिन यह गैर कानूनी है।
आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसओ नीरज गरज उठा। तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। निकल यहां से। श्रुति वहीं खड़ी रही और बोली, मैं एफआईआर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर, गंगा प्रसाद यादव जी थाने में आ रहे हैं। गंगा प्रसाद यादव का नाम सुनते ही विक्रम और नीरज दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। गंगा प्रसाद शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो। नीरज ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए, जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने गंगा प्रसाद यादव उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है शर्मा? काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वुर्गा फंसाया कि नहीं आज? विक्रम और नीरज हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी गंगा प्रसाद की नजर कोने में खड़ी श्रुति पर पड़ी। श्रुति को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वह जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और श्रुति के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां? इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहां? इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल प्रेरणा धाम को सब्सक्राइब कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताए। अब कहानी पर। इंस्पेक्टर विक्रम और एसएचओ नीरज हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह हो क्या रहा है? यह तो उस बुढ़िया की बेटी है। गंगा प्रसाद जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस गंगा प्रसाद यादव के सामने पूरा जिला झुकता है, वह इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? यह लड़की है कौन? विक्रम ने धीरे से नीरज से पूछा। यह क्या हो रहा है? नीरज ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। गाड़ियों से डीएसपी, एसपी, एसडीएम और जिले के कई बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप श्रुति के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घुर घुर की आवाज आ रही थी। विक्रम शर्मा और नीरज पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी एसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में विक्रम शर्मा की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम श्रुति वर्मा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम? यह शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। विक्रम और नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए श्रुति को देखने लगे, जिसे वे कुछ देर पहले आम वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। श्रुति की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उन्होंने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा और एसएचओ नीरज, दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। श्रुति ने आदेश दिया। एसडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धांस दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गईं। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता गंगा प्रसाद यादव ने हिम्मत करके कहा, मैडम, नादान हैं, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। श्रुति ने घूमकर गंगा प्रसाद को ऐसी नजरों से देखा कि वह कांप गया। नेताजी, यह नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है
तो अब इन्हें कानून समझाएगा और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। गंगा प्रसाद यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि इस नई डीएम से टकराना आसान नहीं है। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो श्रुति ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि डीएम बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन श्रुति एक रात को जब खाना खा रही थीं, तभी उनके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उन्होंने फोन उठाया। हेलो? दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा, शहर में नई हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। श्रुति ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। श्रुति के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह समझ गई थीं कि गंगा प्रसाद यादव इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उन्हें अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उन्होंने तुरंत ही एसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वह अपनी मां को डराना नहीं चाहती थीं, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थीं। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। श्रुति को लगा शायद उनकी चेतावनी काम कर गई और गंगा प्रसाद यादव पीछे हट गया है, लेकिन वह तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब सुनैना देवी बाजार में अपने आम की टोकरी लगाकर बैठी ही थीं कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे श्रुति नहीं जानती थी। उसने सुनैना देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन आमों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने आमों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर, मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग कानाफूसी करने लगे, देखो, डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। सुनैना देवी सन्न रह गईं। वह रोते हुए बोलीं, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, डीएम श्रुति वर्मा की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। यह गंगा प्रसाद यादव का मास्टर स्ट्रोक था। उसने श्रुति पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी मां पर वार किया था। अब श्रुति एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वह चुप रहती तो उनकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। श्रुति के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया, मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उनकी बहन आर्मी ऑफिसर अहाना का फोन आया। उनकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूं। मैं उस गंगा प्रसाद को नहीं छोड़ूंगी। श्रुति ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? यह लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीतेगी भी। श्रुति ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैशलाइट उनकी आंखों में चुभ रही थी। उन्होंने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल हैं। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। श्रुति का यह दांव देखकर गंगा प्रसाद यादव भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि श्रुति बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएंगी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन श्रुति सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उन्होंने आर्यन को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। श्रुति ने कहा, आर्यन,
मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। आर्यन अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी सुनैना देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल गंगा प्रसाद यादव ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी श्रुति की थी। उन्होंने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने यह झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। यह खबर सुनते ही गंगा प्रसाद यादव के खेमे में खलबली मच गई। उसने तुरंत विक्रम शर्मा को फोन किया। वह आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। गंगा प्रसाद को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। विक्रम शर्मा और नीरज उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, श्रुति और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने गंगा प्रसाद यादव के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब गंगा प्रसाद यादव अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम श्रुति वर्मा, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वह हकलाते हुए बोला, यह क्या हो रहा है मैडम? श्रुति ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता से कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। गंगा प्रसाद चिल्लाया। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, यह रहा सबूत। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह को धमका रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। गंगा प्रसाद यादव का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम सुनैना देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर आईं तो श्रुति उन्हें लेने आई थी। मां बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। श्रुति ने कहा, अब आपको आम बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह आहाना अपनी गाड़ी में मां को बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गईं और तीनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उनकी बड़ी बहन को सेना से छुट्टी मिलती तो वह भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, अब मिलते अगली कहानी पर। जब तक सेव रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत का चैनल को सब्सक्राइब करें।